ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है क्लास 11th सीरीज का चैप्टर नंबर 1 यूनिट डायमेंशन मेजरमेंट। तो ऑलरेडी हम लोगों ने जो लेक्चर 1 है या बेसिक लेक्चर ओरिएंटेशन उसमें हम लोगों ने सीखा हाउ टू राइट डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। मैंने बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज का डायमेंशन लिख के दिखाया कैसे लिखते हैं। तो हमें जो मेन दो टॉपिक सीखने वो है डायमेंशन एनालिसिस। डायमेंशन एनालिसिस के हेल्प से और उसी का एक पार्ट है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, जो क्या बोलता है द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस states that the dimension of each term in an equation should be the same on both sides. It's a fundamental law of physics. ठीक है, तो ये हमारा एक theory है, एग्जाम में कभी कभी आता है state principle of homogeneity, so you can state that the dimensions of each term in an equation should be same on the both sides of the equation. अब इसका एप्लीकेशन वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे कुछ बातें लिखी गई हैं, आप इसको पढ़ सकते हो। ठीक है, व्हाई इज इंपॉर्टेंट? इट हेल्प्स कन्वर्ट यूनिट फ्रॉम वन टाइप टू अनदर, इट हेल्प्स वेरीफाई द एक्यूरेसी ऑफ द कंप्यूटेशंस आउटपुट, इट हेल्प्स अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज। these are some important applications. Application of dimension analysis. Dimension analysis is a fundamental aspect of measurement and is applied in real life physics. Okay. सो मेन इसमें जो एप्लीकेशन है वो ये है टू चेक द कंसिस्टेंसी ऑफ अ डायमेंशनल इक्वेशन। जैसे मैंने दिखाया था ना, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। दिस इक्वेशंस आर डायमेंशनली करेक्ट, इसको हम चेक कर सकते हैं यूजिंग डायमेंशन एनालिसिस। ओके, ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यूज करके। To derive the relation between physical quantities in a physical phenomena, to change the unit from one system to another. So these are some basic application of dimension analysis, तो इसको हम देख सकते हैं। ठीक है, अब ये सब बातें आप पढ़ सकते हो। लिमिटेशंस क्या होंगी? इट इज नॉट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द डायमेंशन कांस्टेंट, जो मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि अगर v इक्वल टू यू प्लस ए टी ना हो, अगर ये 280 भी है या कोई भी यहाँ पे कांस्टेंट मल्टीप्लाई है कोएफिशिएंट, स्टिल डायमेंशन एनालिसिस will give you the result कि these terms are of having same dimensions, but dimensionally though they are dimensionally correct but they may not be physically correct. ठीक है, क्योंकि physical correctness depends upon the physical conditions, जिसके हिसाब से यहाँ पे 2 आता है या 3 आता है या कोई भी नंबर कोएफिशिएंट आता है। so dimension analysis से we don't know the exact physical conditions क्या है, ठीक है, ये हम पता नहीं लगा सकते, सिर्फ डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ दैट इक्वेशन कैन बी चेक्ड। ओके, इट गिव्स नो इंफॉर्मेशन अबाउट वेदर द फिजिकल क्वांटिटी इज स्केलर और वेक्टर। ठीक है, द फॉर्मूला कंटेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो इसको आप याद कर सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि डायमेंशन एनालिसिस करते समय द फॉर्मूला कंटेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, लॉगरिथमिक फंक्शंस कैन नॉट बी डिराइव्ड बिकॉज दे आर डायमेंशनलेस, तो उनका डायमेंशंस 1 पकड़ते हैं हम लोग, उसको डेराइव भी नहीं कर सकते। ठीक है, जो देखते हैं ये जो बातें हैं ये कहानियां हैं, पढ़ने से कुछ समझ में नहीं आएगा, एग्जाम्पल्स के थ्रू पढ़ते हैं। ओके, तो ट्राई करते हैं एक एक करके। तो कुछ क्वेश्चंस पहले PYQ से ट्राई करते हैं। जितने भी हम लोगों ने पढ़ा है लास्ट लेक्चर में, हम लोगों ने हार्डली 15-20 मिनट का एक छोटा सा डायमेंशंस लिखना सीखा और प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के हेल्प से किसी भी इक्वेशन की डायमेंशनल करेक्टनेस को चेक किया। ओके, तो यहाँ पे JMS के कुछ क्वेश्चन है जो मैंने पिक किए यहाँ पे। जैसे ये 2025 ऑनलाइन जनवरी मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि द पेयर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज नॉट हैविंग द सेम डायमेंशंस। सो मैंने लास्ट लेक्चर में ही बोला था कुछ कुछ फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन सेम होते हैं, जैसे टॉर्क और एनर्जी का सेम बताया था मैंने, सरफेस टेंशन और इम्पल्स का सेम बताया था क्या, एंगुलर मोमेंटम और प्लैंक कांस्टेंट का भी मैंने सेम बताया था लास्ट लेक्चर में, प्रूव भी किया था। सरफेस टेंशन और इम्पल्स, ये जो चेक करते हैं इसको, सरफेस टेंशन का मैंने बताया था, सरफेस टेंशन होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ। सॉल्व करेंगे तो फोर्स का होता है mlt-2 मास इनटू एक्सेलरेशन और l मींस लेंथ, तो ll कट गया mt-2। दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ सरफेस टेंशन। नाउ ये बोल रहा है कि पेयर्स के साथ क्या, इम्पल्स, इम्पल्स इज चेंज इन लीनियर मोमेंटम, है ना, इम्पल्स इज चेंज इन लीनियर मोमेंटम, सो इम्पल्स चेंज इन लीनियर मोमेंटम, इट्स एक्चुअली अ डायमेंशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, सो क्या होगा m l t-1।
तो लीनियर इम्पल्स का जो डायमेंशन होगा वो लीनियर मोमेंटम के बराबर होगा, तो वो तो अलग है। इसका मतलब सरफेस टेंशन और लीनियर मोमेंटम एक पेयर नहीं बन सकते बिकॉज दे हैव डिफरेंट डायमेंशंस। ओके, लेट्स चेक प्रेशर एंड यंग्स मॉडुलस। प्रेशर तो पता है बट यंग्स मॉडुलस शायद आपको नहीं पता है, क्योंकि ये एक्चुअली सॉलिड्स में आता है, जो बाद में लोग पढ़ेंगे बल्क प्रॉपर्टीज में। बट बता दें, यंग्स मॉडुलस इज डिफाइंड एज स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेस। समझने के लिए जैसे बोल रहा हूँ अभी, स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशियो होता है यंग्स मॉडुलस। ये किसी भी सॉलिड्स के लिए यूज होता है, ये प्रॉपर्टी है, उसके इलास्टिसिटी को मेजर करता है ये। तो strain is dimensionless because the ratio of same physical quantity, as you have already studied in the last lecture. Stress जो होता है it is equal to pressure होता है, तो अगर strain की कोई dimension है ही नहीं है, the Young's modulus is equal to stress dimensionally और stress is equal to pressure. So Young's modulus और pressure same pair हैं। तो यहाँ बोल रहा है कि you have to find those physical quantity not having the same dimensions. So angular momentum and Planck constant have same dimension, torque and energy have same dimension, pressure and Young's modulus have same dimension. The answer must be surface tension and impulse. They must have a different dimension. So let's check. Yes, this is very simple. Next, the expression of the given shows the variation of velocity and time. You can see here an expression is given. This question was asked in JEE Mains 2025 online 29th January morning shift. So here you have to find dimensions of ABC. So using principle of homogeneity of the dimension analysis का जो principle of homogeneity trick है, उस method से we can find the dimension of any constant ABC whatever. So let's try to solve this. Very simple. The principle of homogeneity states that each term on the both sides of the equations would have the same dimension. So first equation is v equal to at square. So v equal to at square plus bt by c plus t, bt upon c plus t. So take this example to understand principle of homogeneity of dimension analysis. Let's check. So first I will find the dimension analysis of the left physical quantity v. It must be lt minus 1 L upon t. Now use this term at square. This term must have the dimension of v, because according to principle of homogeneity, each term which are being added or subtracted must have same dimension. So this term should be equal to v, this term should also be equal to v, and these two terms must have same dimensions. So let's at square equal to v, we can write. So a t square is t square. I can write time as a fundamental quantity, and v is L t minus 1. Okay, now solve for a L t minus 1, नीचे t square. Solve कर देते हैं दोस्त. So L t minus 1 minus 2. अगर तुम इसको solve करोगे तो L t minus 3. ये आ गया dimension of A. Similarly, you can find dimension of B also. बट यहाँ पे बहुत लोग गलती क्या करेंगे, BT को लिख देंगे V, जो कि गलत है. ये लिख देंगे BT को AT स्क्वायर, वो भी गलत है. इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन सेम होना चाहिए. दिस इज ट्रू. अगर ये पूरा कैट है तो ये कैट होना चाहिए, क्योंकि कैट के साथ कैट ऐड होगा, डॉग के साथ डॉग ऐड होगा. प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये बोलता है. अगर यहाँ का डायमेंशन कैट है तो ये जिसके साथ ऐड किया जाएगा या जिसके साथ सब्ट्रैक्ट होगा उस पूरे का डायमेंशन भी कैट होगा, राइट. और जो रिजल्ट आएगा वो भी कैट होगा, मतलब वी भी कैट होगा. तो सबका डायमेंशन कैट के बराबर होना चाहिए. सचमुच में कैट नहीं है, इस एग्जांपल के लिए बोल रहे हैं. ओके, सो दोस्तों कैसे निकालेंगे बीटी, स्टार्ट करते हैं. तो बीटी जो है बीटी बाई सी प्लस टी, ये भी हो सकता है, बिल्कुल ये भी हो सकता है. तो यहाँ से प्रॉब्लम क्या है कि ये इक्वेशन सही तो है बट हमें बी और सी दोनों का डायमेंशन नहीं पता है. तो अगर मुझे सी की डायमेंशन मिल जाए तो फिर ये ज़्यादा इजी होगा. अब सी की डायमेंशन पहले निकालनी होगी. कैसे निकाले दोस्तों, बहुत आसान है. ध्यान से देखो, जो सी है वो किसके साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट फॉर्म में है.
c प्लस टी लिखा हुआ, तो अगर c अगर कैट है तो ये भी कैट होना चाहिए, क्योंकि कैट ही कैट के साथ ऐड हो सकता है, डॉग ही डॉग के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकता है। तो हमें बस देखना है कि जिस टर्म की हमें डायमेंशंस निकालनी है वो किस अदर फिजिकल क्वांटिटी के साथ ऐड किया हुआ है सब्ट्रैक्ट फॉर्म में, तो उन दोनों का डायमेंशन 100% सेम होना चाहिए। तो c का डायमेंशन मस्ट बी इक्वल टू t होना चाहिए बिकॉज दे आर बीइंग एडेड हियर। ओके, सो व्हाट इज t? दिस इज टाइम, सो c इक्वल टू t। एक बार c मिल गया तो b भी निकल जाएगा, ठीक है। तो c मिल चुका है t। अब देखो बी टी डिवाइडेड बाई सी प्लस टी, सी का डायमेंशन तो टी है, तो टी प्लस टी तुम बोल सकते हो कि टू टी, ठीक है, ऐसा बोला नहीं जाता बट चलो ठीक है, मान लेते हैं टू टी, तो टू तो एक नंबर है, तो ओवरऑल तो नीचे टी बचेगा, नीचे टाइम बचेगा। सी का डायमेंशन अगर टाइम है तो टी का डायमेंशन भी टाइम है, तो सी प्लस टी का डायमेंशन भी तो टाइम ही होगा ना, कैट प्लस कैट मिलकर डॉग तो नहीं हो सकता, तो डायमेंशन वाइज सी प्लस टी विल गिव यू टाइम, सो जस्ट आई wrote time here equal to v. Now I can find b. What is b? v into time means t, this is t upon t, tt करेंगे तो b क्या निकला? b निकला दोस्तों बता दो v, velocity. What is velocity? lt minus 1. So I have found the dimension of b, c and a. Simple. Okay. ओके, अब हमें निकालना पूछा एग्जाम में ए बी सी का डायमेंशन बताओ, तो ए का डायमेंशन क्या आया था? एल टी माइनस 3। ओके, बी का डायमेंशन क्या आया था दोस्त? एल टी माइनस 1। सी का डायमेंशन क्या आया था? टी। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, राइट, एल 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 स्क्वायर टी माइनस 1, ये तो खत्म, तो टी माइनस 3, सही है ना, एल 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 स्क्वायर टी माइनस 3 और m, तो ये डायमेंशन जो चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन है। ये क्वेश्चन 2025 का है, तो हमारा में क्या है, हमारी कुछ तो आना चाहिए ऐसे कैसे, एल स्क्वायर टी माइनस 3, एल स्क्वायर टी माइनस 3, ऑप्शन बी जा रहा है ना, है ना। चलो चेक करते हैं क्या मैंने सही बनाया। ओ सही है, ठीक है, तो काफ़ी आसान था ये। तो ऐसे करके क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं। अब ये भी सेम है फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशंस, तो डायमेंशन बहुत ही इजी चैप्टर है, हर ईयर में क्वेश्चन आते रहते हैं। चलो एक और ये ट्राई कर लेते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, इसको ट्राई करते हैं। यहाँ बोल रहे हैं डायमेंशन निकालना, तो ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई कर लेते हैं। हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, किसी भी इक्वेशन से कोई अननोन कांस्टेंट का डायमेंशन निकाल रहे हैं यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। ओके, ये क्या कहता है कि जो भी इक्वेशंस लिखी हुई है उसके ईच टर्म का डायमेंशन सेम होना चाहिए जो आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट फॉर्म में लिखे हुए हैं, ठीक है, बोथ साइड। तो उसके हेल्प से हम लोग जो कांस्टेंट है ए बी सी डी, दीज आर अननोन कांस्टेंट, उनके हम डायमेंशंस निकाल सकते हैं। तो इक्वेशन क्या है, xt मतलब दिस इज नॉट x multiplied by t, x is a position that depends upon time, if you change time x will change, इसका मतलब ये होता है। सो उसके बाद a sin t b cos square t, a sin t plus b cos square t plus ct square plus d plus ct square plus d। चलो ट्राई करते हैं इसको। We need to find dimension of A, B, C and D। कोशिश करते हैं। ओके, सो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा इसमें कौन सा नॉन फिजिकल क्वांटिटी है। तो xt, x एज ए फंक्शन ऑफ t, तो इसका डायमेंशन क्या होगा, पोजीशन में मेजर्ड इन मीटर्स लेंथ, तो इसका डायमेंशन है l। अब बहुत लोग क्या करेंगे, सोचेंगे x ऐसा t लिखा हुआ है तो l ऐसा लिखना है, ऐसा कुछ नहीं लिखना, हमें x का डायमेंशन लिखना है। ये जो t है ना, ये फंक्शन जैसे बता रहा है कि x का जो इक्वेशन है उसमें टाइम एग्जिस्ट करता है, इफ यू चेंज द वैल्यू ऑफ टाइम x विल चेंज, इसलिए यहाँ का x इंटू टी नहीं करना, जस्ट x लिखना, x का डायमेंशन l होगा। अब इतना पता है कि अगर लेफ्ट हैंड साइड में अगर ये है कैट है
तो हर टर्म का डायमेंशन L होना चाहिए। तो A sin t मस्ट बी इक्वल टू L और x। अब क्वेश्चन होता है A क्या होगा, A होगा L बाई साइन टी। पहली मैंने बोला कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन कॉस टैन, कोई भी लॉगरिथमिक फंक्शन, कोई भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होता है वो डायमेंशन लेस होता है, उसका डायमेंशन 1 पकड़ते हैं। तो जो ए साइन टी है ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डायमेंशन 1 होगा, तो ये हो जाएगा 1। तो आंसर क्या होगा, सिर्फ एल। ओके, तो ए का डायमेंशन एल हो गया। सिमिलरली बी कॉस स्क्वायर टी, दैट एंटायर टर्म शुड बी इक्वल टू एक्स या L, तो x is nothing but L. But cos square t is a trigonometric function, so it has dimension. There is no dimension, so dimensionless. So I put 1 here. So b is also L. Dimension of length is equal to b. Okay, ct square must be equal to x again, because this term must be equal to the left hand side term, because each term of the equation should have the same dimension, which must be equal to the physical quantity present in the left side of the equation. So ct square equal to x. So here you need to find c. So x upon t square. X is measured in length. So L, x measured in length, L meters. T square is time square. So I can write LT minus 2. This is the dimension of c. How to find dimension of d here? Dimension of d must be equal to x. Let's check. D is added with ct square, so we can write d equal to ct square also, and we can also write d equal to x. So if you put d equal to x, you get the dimension of d, which is equal to L. खत्म, a b c d सब आ गया दोस्तों। तो अब हमें निकालना है क्या, चेक करते हैं। हमें निकालना है दोस्तों a b c by d। चलो a b c by d, a b c upon d। तो a का कितना डायमेंशन आया था L, b का डायमेंशन भी आया था L, c का डायमेंशन आया था LT माइनस 2 और नीचे d का डायमेंशन आया था L। तो L मर गया, तो क्या बच गया दोस्त, L स्क्वायर t माइनस 2। चेक करते हैं क्या मैंने सही किया। L स्क्वायर t माइनस 2 ना ऑप्शन सी, काफी सही। ओके, ओके, इस तरह हम लोग किसी भी इक्वेशन की, अब ये भी बहुत आसान है, बट आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन नहीं पता, थोड़ा सा मुश्किल है। अच्छा मान लो कि मेरे को मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन नहीं पता, क्योंकि मेरा सिलेबस में तो अभी है नहीं, फिर भी मैं निकाल सकता हूँ। कैसे पता है, जैसे मान लो कि मेरे को मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशंस पता करनी है, तो मैंने क्या बोला, बस कोई भी ऐसा इक्वेशन लिखो जिसमें मैग्नेटिक फील्ड आता है। तो याद है क्लास 10 में हमने सीखा था ना, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर F इक्वल टू ILB, अगर पढ़ा होगा। If a wire having current I is put in a magnetic field B, it experiences a magnetic force F. So F equal to ILB. This is the force acting on a current carrying conductor placed in a magnetic field. Okay. So from this equation you can find B, that is F upon IL. Now you can put the dimension of force MLT minus 2, mass into acceleration. Current is a fundamental physical quantity, so I no need to convert into MLT. We can directly write ampere in place of current symbol. Okay, and L is the length, so I can put here length L got cancelled. This is M T minus 2 and A अगर ऊपर जाएगा तो A minus 1। ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन। अगर पूछते कि मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन बताओ, तो यहाँ से हम लोग इस फॉर्मूला के हेल्प से निकाल सकते हैं। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जिसका डायमेंशन आपको याद नहीं है, उससे रिलेटेड कोई भी एक फॉर्मूला लिखो, उस फॉर्मूला के हेल्प से बाकी जो फिजिकल क्वांटिटीज है उनकी डायमेंशंस को लिख डालो, और जो नहीं पता उसको निकाल डालो, है ना। ओके, जैसे ये क्वेश्चन, तब यहाँ बोला है कि द डायमेंशंस ऑफ B बाई म्यू नॉट इज द मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, जो तुमने नहीं पढ़ा है क्लास 12 में जाकर पढ़ोगे, तो अब स्किप करता हूँ वरना बहुत टाइम बर्बाद होगा नेसेसरली। ओके, अब ये देखो, ये भी एक क्लास 12 का क्वेश्चन है, लेकिन हम इसको निकाल सकते हैं।
The de Broglie wavelength associated with a particle of mass energy is this. The dimensional formula of Planck constant is. We know the dimensional formula of Planck constant. We can use E equal to hc upon lambda और E equal to hf, जो कि मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, वहां से हम प्लैंक कांस्टेंट निकाल सकते हैं. लेकिन अगर मान लो इसी इक्वेशन से निकालना तो कैसे निकालें? ओके, आओ ट्राई करते हैं. तो यहाँ पे एक इक्वेशन दी हुई है कि de Broglie वेवलेंथ. अब de Broglie को छोड़ दो, नहीं समझ में आ रहा तो वेवलेंथ समझ में आता है. वेवलेंथ इज मेजर्ड इन मीटर्स. दिस वेवलेंथ इज गिवन एज h upon root over 2me. So lambda is h upon root over 2me. This is the equation given by Siemens. ओके, अब मुझे क्या करना, डायमेंशन ऑफ h निकालना है. तो बस मुझे एक रिलेशन मिल चुका है, यहाँ से h का फॉर्मूला बना लेते हैं. वो कितना हो जाएगा दोस्त? लैम्डा इंटू रूट 2me. ठीक, अब हमको क्या चाहिए? जो फिजिकल क्वांटिटी है उसकी डायमेंशन लिखनी है. तो लैम्डा रूट m इंटू रूट ई. हमें वो रूट 2 से कुछ मतलब नहीं, वो एक नंबर है, वो डायमेंशन लेस है. तो lambda is measured in meters, so I can write L in place of lambda. Mass is itself a fundamental quantity, so I can write m. Root means I can put power half. And energy is in work, so ml2 t minus 2. ऑलरेडी मैंने लास्ट लेक्चर में बताया हुआ है एनर्जी का डायमेंशन कैसे निकालते हैं, या वर्क का डायमेंशन, इसका पावर हाफ है तो हाफ. रूट मीन्स आई कैन पुट पावर हाफ. अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या होगा? L m टू दी पावर हाफ, और यहाँ भी m का पावर हाफ आएगा. L कट गया L, और ये 2 भी कट गया t माइनस 1. अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं, अलग अलग करके थोड़ा सा कर लेते हैं तो बेटर होगा, है ना. आओ ट्राई करते हैं. तो L टोटल कितना है? एक यहाँ पे L है और एक यहाँ है, तो L स्क्वायर. M अगर जरूरी नहीं कि तुम M को पहले लिखो, ठीक है, लिख लेते हैं M को पहले, कोई टेंशन नहीं है. M हाफ, तो M का पावर हो जाएगा 1, L हो गया 2 और t माइनस 1. सो ये हो गया था m1 L स्क्वायर t माइनस 1. दैट मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ प्लैंक कांस्टेंट. अगर मैंने सही किया तो यू कैन चेक इट. आओ कोशिश करते हैं सही है ना गलत है, देखते हैं. हमारा क्या है, लिख लेते हैं. हमारा आया है m1 L2 t माइनस 1. m1 L2 t माइनस 1 या C. चेक करते हैं. ये 2024 ऑनलाइन जेईई मेंस ने पूछा था और ये हर बार की तरह करेक्ट है. ठीक है, इस तरह बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं जिसका हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकते हैं. तो इट्स वेरी सिंपल, कुछ हार्ड नहीं है. ओके, तो बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं ऐसे. अब मैं कुछ और क्वेश्चन लेता हूँ. इसमें बस पॉइंट्स याद रखने हैं कि कोई भी पावर हो या कोई भी लॉगरिथमिक एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये फंक्शन हो, तो हम लोग उसका डायमेंशंस को 1 पुट करेंगे. ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन और देखते हैं, कुछ अच्छा क्वेश्चन मिले. जितने ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा सीखने मिलेगा. ठीक है, सिर्फ बैठ के थियरी याद करने से फिजिक्स नहीं आती है भाई. फिजिक्स प्रैक्टिस और न्यूमेरिकल से आती है. आओ देखते हैं, कोशिश करते हैं और कुछ अच्छे क्वेश्चन जो और हमारे स्किल्स को एनहांस करें. एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, वो कर लेते हैं. ठीक है, फिर यहाँ आते हैं. इसी की फेमस क्वेश्चन है, वैन डर वाल इक्वेशंस होता है. जैसे मान लो ऐसा कोई इक्वेशन है, p प्लस कोई भी रैंडम इक्वेशन है, a बाई बी स्क्वायर v माइनस बी इक्वल टू आर टी. ऐसा कोई इक्वेशन है मान लो. इट विल बी गिवन इन योर एग्जाम्स. याद वाद नहीं करके जाना है. अब मैं बोलूँ कि ए का डायमेंशन बताओ और बी का डायमेंशन बताओ. ठीक है, तो ये इक्वेशन है. अब क्या करना है हमें, किसी अननोन डायमेंशन, किसी अननोन क्वांटिटी का या अननोन कांस्टेंट का डायमेंशन पता करना है. तो बाकी जो पैरामीटर्स है, ये दिस इज प्रेशर, दिस इज वॉल्यूम, दिस इज वॉल्यूम, दिस इज टेम्परेचर, दिस इज गैस कांस्टेंट. तो कुछ कुछ फिजिकल क्वांटिटीज होंगी जो नोन होंगी और कुछ अननोन होंगी. तो यहाँ पे ए अननोन है, बी अननोन है, बट बाकी फिजिकल क्वांटिटीज वो प्रोवाइडेड रहेगा इन द क्वेश्चन. पी इज अ प्रेशर. सो इतना बोल सकता हूँ, हमें क्या करना है, हमें ये पता करना है कि कौन सी दो फिजिकल क्वांटिटी को ऐड किया हुआ है या सब्ट्रैक्ट किया हुआ है.
तो देख सकते हो p प्लस a बाई वी स्क्वायर, इन दोनों को आपस में ऐड किया गया। इसका मतलब अगर p का डायमेंशन अगर डॉग है तो a बाई वी स्क्वायर का डायमेंशन भी डॉग होना चाहिए, तभी वो आपस में ऐड हो सकता है। तो p मस्ट बी इक्वल टू a बाई वी स्क्वायर डायमेंशनली। ओके, सो यहाँ से a निकाल लोगे तो पी वन इंटू वी स्क्वायर। ओके, व्हाट प्रेशर, p क्या है प्रेशर, प्रेशर क्या होता है फोर्स अपॉन एरिया, v क्या है वेलोसिटी नहीं है वॉल्यूम है, वो क्वेश्चन में गिवन रहेगा। वॉल्यूम क्या होता है बोलो बोलो, लेंथ का क्यूब होता है, उसको हम चाहें तो स्क्वायर कर सकते हैं, है ना। तो व्हाट इज फोर्स, फोर्स इज ml t minus 2 मास इनटू एक्सेलरेशन। व्हाट इज एरिया l स्क्वायर, एंड व्हाट इज वॉल्यूम स्क्वायर l टू द पावर 6। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, m l टू द पावर 5, ये कट जाएगा 4, है ना। काट ऐसे 4 नहीं, एक्चुअली ये ऊपर गया है, उसको पावर लॉ ऑफ इंडक्सेस यूज किया मैंने, ठीक है। और ये हो गया अपना t माइनस 2, है ना। चाहिए तो भाई चेक कर लो। ओके, थोड़ा गड़बड़ लग रहा है ना, ठीक है ना, चेक करो। ओके, देखो देखो समझ में नहीं आया अभी तो मैं, ये देखो ये एम है, एम लिखा, ये एल है और ये एल है, 6 और 7 2 कट गए, 5 बचा। उसी तरह अगर बी निकालना है, डायमेंशन ऑफ बी, सो वी और बी को ध्यान से देखो, ये आपस में सब्ट्रैक्ट किए हुए हैं तो देयर डायमेंशन मस्ट बी सेम, वरना वो सब्ट्रैक्ट या एडिशन फॉलो ही नहीं कर सकते। तो v इक्वल टू बी, सो b शुड बी इक्वल टू v मीन्स l टू द पावर 3 डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम। इस तरह हम लोग ये निकाल सकते हैं, ठीक है। और भी कुछ क्वेश्चन ट्राई करते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा। आओ देखते हैं देखते हैं देखते हैं, कुछ अच्छे क्वेश्चन खोजते हैं। छोटे टॉपिक ले रहे, एक दिन में एक टॉपिक ले रहा हूँ मैं। अभी मैं हम लोग प्रिंसिपल होमोजेनिटी और डायमेंशन एनालिसिस के हेल्प से किसी भी इक्वेशन की करेक्टनेस को भी चेक करना लास्ट क्लास में सिखाया था, और अभी हम लोग सीख रहे हैं कि कोई भी इक्वेशन से कोई अननोन पैरामीटर उसका कोई अगर कांस्टेंट है तो उसका डायमेंशंस भी हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। हाँ है क्वेश्चन, कुछ तड़कता भड़कता क्वेश्चन आए तो मजा आ जाए। ये दो क्वेश्चन हमें काफ़ी यूजफुल होगा कॉन्सेप्ट्स को और अच्छे समझने में। ये क्वेश्चन जैसे मान लो ये क्वेश्चन है y इक्वल टू ए साइन ओमेगा, क्वेश्चन नंबर इसको 3 पकड़ते हैं, y इक्वल टू ए साइन ओमेगा x बाई वी माइनस के। अब ये टर्म्स का मीनिंग यहाँ पे लिखा रहना चाहिए, ठीक है। v इज द लीनियर वेलोसिटी, ये इट विल बी रिटन, तो कोई टेंशन नहीं है। ए साइन x बाई वी, शायद बाहर ओमेगा था ना, यस ओमेगा आउटसाइड था, माइनस के ये क्वेश्चन था। इसको अच्छा फ्रेश लिख लिया थोड़ा, ए साइन ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ब्रैकेट के अंदर x अपॉन वी माइनस के, एंड वी हैव टू फाइंड डायमेंशन ऑफ के। ओके, अभी निकाले कैसे, बहुत आसान है। ये y क्या है, ये सब एग्जाम में दिया रहेगा साइड में, तो यहाँ पे k का डायमेंशन मुझे क्वेश्चन मार्क है, इसका मतलब बाकी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन मुझे पता होना चाहिए। बाकी फिजिकल क्वांटिटी का नाम, उसका फिजिकल मीनिंग समझ में आना चाहिए। जैसे y इज अ कोऑर्डिनेट, इज अ डिस्प्लेसमेंट इन द क्वेश्चन, ये गिवन रहेगा, ठीक है। इसको याद वैसे नहीं करना। यहाँ पे इक्वेशन ऑफ द वेव, अगर तुम पढ़ोगे क्लास 11 में वेव चैप्टर, उसमें वेव इक्वेशन का जो y होता है वो डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल होता है। तो डिस्प्लेसमेंट है तो डिस्प्लेसमेंट इज मेजर्ड इन लेंथ, तो इसको l लिख देंगे इक्वल टू, है ना, है ना। अगर ये कोई इक्वेशन है तो इसका लेफ्ट एंड राइट हैंड का डायमेंशन तो सेम होना चाहिए, तो y का इज डिस्प्लेसमेंट, तो इसका डायमेंशन l हो गया। अब ध्यान से देखो, इधर इधर को ध्यान से देखो, ये एक सिंगल टर्म है, a और साइन ये ऐड में नहीं है, जिस मल्टीप्लाइड फॉर्म में, ठीक है। तो a अब उनको नहीं पता a क्या है,
तो अगर तुम जानोगे तो ए का डायमेंशन भी तुम्हें निकालना है। मान लो ये भी तुम्हें नहीं पता, ठीक है, के भी नहीं पता, ठीक है, ओमेगा क्या है ये पता होना चाहिए, इतना भी नहीं पता तो नहीं होगा। ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है, मतलब फ्रीक्वेंसी अभी समझने के लिए मान लो फ्रीक्वेंसी कोई टर्म है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 1/टाइम पीरियड के बराबर होती है। एक्चुअली 2π/t होना चाहिए एंगुलर होने से, बट ठीक है समझने के लिए फ्रीक्वेंसी टर्म है तो 1/टाइम पीरियड, तो 1/टाइम मैंने t⁻⁻1। ओके, v क्या है, लीनियर वेलोसिटी, इसकी डायमेंशन क्या होगी, lt-1। ठीक है, अब ध्यान से देखते हैं, अगर तुम इस पूरे टर्म को देखो, ये साइन, ये पूरा साइन फंक्शन, ठीक है, ये पूरा साइन फंक्शन, ये वाला, तुम्हें पता है कोई भी अगर साइन फंक्शन है, जैसे मान लो साइन फंक्शन ऑफ एक्स ऐसा है, तो ये पूरे का डायमेंशन 1 होता है, और इसके अंदर जो होता है इसका फंक्शन है उसका डायमेंशन भी 1 होता है। ठीक है, ये एक रूल है, इसको अच्छे से याद कर लेंगे। कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, साइन, कॉस, टैन, लॉगरिदमिक फंक्शन हो या एक्सपोनेंशियल फंक्शन, अगर वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन e⁻ मान लो 5t, तो ये पूरे फंक्शन का डायमेंशन भी 1 है, और इसके ऊपर जो पावर एक्सपोनेंट है पावर उसका डायमेंशन भी 1 होता है। ठीक है, तो कोई भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन पूरा 1 होता है डायमेंशन लेस, और उसके ऊपर अगर पावर है उसका डायमेंशन भी अब इंडिविजुअली 1 होगा। तो यहाँ पे पूरे साइन फंक्शन भी 1 होगा, और साइन जिसका फंक्शन है उसके ब्रैकेट में जो भी यहाँ लिखा हुआ वो उसका डायमेंशन भी 1 होना चाहिए, क्योंकि जब मेजर करते हैं तो साइन 30 डिग्री, साइन 55 डिग्री, तो ये सॉल्व करने पे क्या आता है, हाफ आता है, तो साइन 30 इज हाफ, बेसिकली साइन 30 इज अ नंबर, सो इट इज डायमेंशन लेस। और ये 30 डिग्री खुद भी एक एंगल है, और एंगल तो डायमेंशन लेस होता है, इसीलिए ये पूरा टर्म डायमेंशन लेस होगा, और इसके अंदर का फंक्शन भी डायमेंशन लेस होना चाहिए। दिस इज द रूल फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक, लॉगरिदमिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ओके, सो यहाँ पे हो सकता है ए, और ये पूरा जो साइन फंक्शन, ये पूरा इसका डायमेंशन क्या लिख देंगे, 1। सो ए का डायमेंशन क्या आ गया, एल। ठीक, नेक्स्ट, हाउ टू फाइंड डायमेंशन ऑफ के। तो क्या करना है, सुनो, के जो है वो किसके साथ ऐड और सब्ट्रैक्ट किया वो ये पहले चेक करो। तो k जो है वो x/v के साथ, तो बस x का क्या होता है, x इज द लेंथ और सम कोऑर्डिनेट्स व्हिच इज मेजर्ड इन मीटर्स, सो x को l लिख देते हैं और v है वेलोसिटी, तो lt-1, l कट गया, t आ गया। इसका मतलब ये होता है कि k का डायमेंशन t के बराबर है। ठीक है, ठीक, तो इस तरह हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। चेक करते, देखो क्या है, k का डायमेंशन t के बराबर, हमने तो a का डायमेंशन में निकाल लिया। चलो एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं, ये वाला, एक पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन दिया हुआ है, तो कैसे करें, फिर से एक मुझे एक, देखो दो तरह के क्वेश्चन होते हैं, एक इक्वेशंस गिवन रहता है, जस्ट यू हैव टू चेक द करेक्टनेस, उसमें क्या करना है, हमें हर फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन को इक्वली दिखानी है। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि एक इक्वेशन दिया हुआ इसमें कुछ नोन और कुछ में अननोन फिजिकल क्वांटिटीज है, तो जो अननोन कांस्टेंट है उसको हम लोग नोन कांस्टेंट के हेल्प से और प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन एनालिसिस के हेल्प से उसकी डायमेंशंस निकाल सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी इतने सारे करके दिखाया। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, u इक्वल टू a रूट x, क्वेश्चन नंबर 4, u इक्वल टू a रूट x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस बी, एक्स स्क्वायर प्लस बी, ये बहुत आसान हो गया। ट्राई करते हैं, u क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, ये एग्जाम में गिवन है, a क्या है पता नहीं, x क्या है, कोऑर्डिनेट है व्हिच इज मेजर्ड इन मीटर्स, हमें a और b का डायमेंशन निकालना है, b कांस्टेंट का डायमेंशन निकालना है, तो हम यूज करेंगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड का जो टर्म है उसका डायमेंशन लिखेंगे, दिस इज एनर्जी, चाहे पोटेंशियल हो या काइनेटिक हो या एनर्जी हो या वर्क हो, सबका डायमेंशन सेम होता है, तो ml/t-2, ये हो गया एनर्जी या वर्क का डायमेंशन, ये मैंने क्लास लेक्चर 1 में बताया हुआ है। अब दिस शुड बी इक्वल टू द राइट साइड, लेकिन राइट साइड में प्रॉब्लम क्या है, अगर तुम इसके साथ इसको इक्वल करोगे तो प्रॉब्लम है कि इस पूरे का डायमेंशन इक्वल टू दिस होगा, लेकिन इसमें बी का तो नहीं पता,
तो जब ऐसा प्रॉब्लम हो तो सबसे पहले उस बी का पता करेंगे। तो जो बी है एक्स स्क्वायर प्लस बी, अलग से देखो बी जो है वो एक्स स्क्वायर के साथ ऐड किया हुआ, तो डायमेंशन ऑफ बी मस्ट बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ओके, जिसके साथ जो टर्म आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट होते हैं दे मस्ट हैव सेम डायमेंशन। तो एक्स स्क्वायर मीन्स एल स्क्वायर, खत्म, बी निकल गया। एक बार बी निकल गया तो ए रूट एक्स एक्स स्क्वायर प्लस बी, दिट शुड बी इक्वल टू u, because the entire term should be equal to u। ठीक है, अब यहां से a रूट एक्स एक्स स्क्वायर प्लस बी, तुम्हें b का डायमेंशन पता है जो कि एक्स स्क्वायर ही है, तो एक्स स्क्वायर टू एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं इक्वल टू u। अब टू तो एक डायमेंशन ले से नंबर हटाओ, तो नीचे क्या आ गया एक्स स्क्वायर, सो a इक्वल टू क्या आ गया u एक्स स्क्वायर बाई रूट एक्स, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो u एक्स स्क्वायर मीन्स एल स्क्वायर। ओके, u का डायमेंशन लिख दो, बेटर होगा। u का डायमेंशन क्या आया था, ml 2t माइनस 2, राइट, और एक्स स्क्वायर को एल स्क्वायर लिख सकता हूँ, और नीचे रूट एक्स है तो मैं रूट एल लिख सकता हूँ। अब इसको सॉल्व करूंगा, जो आएगा हमारा ए आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी बहुत आसान है। सो पोटेंशियल एनर्जी का मैंने सिखा दिया, ऐसे निकाल सकते हैं। कोई भी साइनसोइडल फंक्शन हो तो कैसे करें, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन ट्राई करते हैं। अब देखो ये भी एक बहुत ही शानदार इक्वेशन है, ये क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, मैं यही करके दिखाता हूँ। यू मे नॉट नो इंटीग्रेशन, अभी तुमको पता नहीं इंटीग्रेशन क्या होती है, हम लोग कैलकुलस में सीखेंगे, मैथमेटिक्स और फिजिक्स में। बट डायमेंशन एनालिसिस से हम लोग इतना पता कर सकते हैं कि क्या होने वाला है। जैसे ये एक रिलेशन है, dx अपॉन 2ax माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर हाफ इक्वल टू a टू द पावर n साइन इनवर्स, ऐसे कुछ है। तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं होगा क्या ये, क्योंकि तुम्हें मैथ्स का कैलकुलस नहीं पता। बट कोई बात नहीं, हमें फिजिकल क्वांटिटी का मतलब तो पता है। x जो होता है वो कोई कोऑर्डिनेट हो सकता है, कोई पोजीशन हो सकता है, मेरे को नहीं पता, बट उसकी डायमेंशन लेंथ के बराबर होगी। a कोई भी एक एक्सेलरेशन नहीं है, a कोई एक कांस्टेंट हो सकता है। dx is again equal to the length because it's a change in position and it is measured in meters, so इसको हम length लिख सकते हैं, right। अब ध्यान से देखते हैं, चलो x क्या है, लेंथ, तो x की जगह पे l लिख देंगे, dx भी लेंथ है तो उसकी जगह पे भी डायमेंशनली यू कैन पुट l। बट द प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशन होमोजेनिटी जो मैं आपसे बोल रहा था, क्या इस लेफ्ट हैंड साइड के पूरे का डायमेंशन राइट हैंड साइड के पूरे के डायमेंशन से इक्वल होना चाहिए, लेकिन हमें तो n का डायमेंशन नहीं पता, बहुत सारे डायमेंशन नहीं पता। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कौन सा दो टर्म को आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट किया गया, उसके हेल्प से उनका पहले डायमेंशन निकालेंगे। जैसे अगर मैं राइट हैंड साइड को देखूं तो x अपॉन a दिस इज इक्वल टू 1, बिकॉज x अपॉन a 1 के साथ सब्ट्रैक्ट है। 1 अगर यहाँ पे 2 होता तो इक्वल टू 2 नहीं कर देना है, 1 इज ए नंबर, इट इज डायमेंशन लेस, सो 3 हो 5 हो वट एवर बी द नंबर, उसकी जगह 1 ही लिखना है, बिकॉज डायमेंशन लेस मतलब वहां पे 1 लिखते हैं, 0 नहीं। तो x अपॉन ए मस्ट बी इक्वल टू 1, सो x अपॉन ए अगर मस्ट बी इक्वल टू 1 डायमेंशन लेस, तो x इक्वल टू a हो जाएगा, तो डायमेंशन ऑफ a मस्ट बी इक्वल टू x, दैट इज l। ठीक, तो x अपॉन a इज इक्वल टू 1 करो पुट, वहां से x निकाल लो, l आ जाएगा। तो x अपॉन a आ गया l। हमें पूछा क्या, कुछ भी नहीं, बस ऐसे टाइम पास कर रहे हैं, देखते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब इतना पता है हमें, इसका रिजल्ट पूछा है कि अगर तुम लेफ्ट हैंड साइड में जो इक्वेशंस दिया हुआ उसका सोल्यूशन है राइट हैंड साइड, हमें नहीं पता इंटीग्रेशन करना, लेकिन इतना पता है कि डायमेंशनली मैं राइट हैंड साइड का जो भी डायमेंशन निकालूंगा वही तो लेफ्ट हैंड साइड के बराबर होगा, मतलब वही सोल्यूशन हो जाएगा। तो x अपॉन ए तो अपन लोग को मिल चुका है, जो a इक्वल टू l। अच्छा, अब बताओ, अब हम लोग काम करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं ईच क्वांटिटी इन बोथ साइड। ओके, करो, देखते हैं। हमें n का डायमेंशन निकालने बोला है शायद, यस, द वैल्यू ऑफ n, एक्सक्यूज मी, सॉरी। तो देखते हैं, तो dx का डायमेंशन क्या होगा, l। नीचे जो टर्म है इसका डायमेंशन क्या होगा, चेक करते हैं। 2ax इक्वल टू एक्स स्क्वायर होना चाहिए कि नहीं, बिल्कुल होना चाहिए। और a का डायमेंशन हम लोगों ने ऑलरेडी निकाल कर रखा है, इक्वल टू l। तो यहाँ करके दिखाता हूँ, यहाँ पे काफी कचरा हो गया।
तो एक काम करते हैं, मैं पहले LHS का इक्वेशन लिख देंगे, थोड़ा अच्छा सवाल है, टाइम लगेगा, शांति से पेशेंस से सुने, कोई टेंशन नहीं। तो dx डिवाइडेड बाय 2ax माइनस एक्स स्क्वायर, 2ax माइनस एक्स स्क्वायर ऐसा कुछ पावर, ये साइन ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन मतलब होता है छोटे छोटे पीस को ऐड करना कंटिन्यूअस फॉर्म में। हाफ a टू द पावर n साइन इनवर्स x बाई a टू द पावर n साइन इनवर्स x अपॉन a माइनस 1, यही था ना, सही है। अब हम लोग को क्या निकालना है, n का डायमेंशन। कैसे निकालेंगे, इसके लिए बाकी का डायमेंशन मालूम होना चाहिए ना, कोशिश कर लेते हैं। इतना पता कर लिया कि a का डायमेंशन l के बराबर है, dx का डायमेंशन भी l के बराबर है, x का डायमेंशन भी l के बराबर है, ठीक है। तो अगर मैं इधर का डायमेंशन लिख तो ds जो मैं लिख सकता हूँ l, ये टू द पावर हाफ था तो 2ax। अब इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन सेम होना चाहिए, तो इनडायरेक्टली अगर मैं a का डायमेंशन भी लिख दूं इंटू x कर दूं तो a है l, x है l, मतलब l स्क्वायर, ये तो होना ही चाहिए क्योंकि 2ax का डायमेंशन इक्वल टू x स्क्वायर तो होगा ही। इसका मतलब ये पूरा टर्म जो अंदर का टर्म है इसका डायमेंशन क्या होगा, l स्क्वायर, क्योंकि 2ax और x स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट किया गया। तो अगर 2ax अगर कैट है, x स्क्वायर कैट है, तो कैट माइनस कैट तो कैट आएगा, इसका मतलब 2ax माइनस एक्स स्क्वायर शुड बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ l स्क्वायर। तो l स्क्वायर लिख देते हैं और उसका पावर दे देंगे हाफ, 2 कट गया, ठीक है, तो l कट गया मतलब समझा क्या हुआ, तो l था और नीचे l ना 1 आ गया। इसका क्या मतलब है कि ये साइड का डायमेंशन है इक्वल टू 1 आया, ठीक है, तो इधर भी 1 होना चाहिए। तो एक काम करते हैं a टू द पावर n साइन इनवर्स x अपॉन a माइनस 1, सॉरी, इक्वल टू 1, ठीक। अब देखो ये वाला देखो, ये सोचने वाली बात है। अब कॉमन सेंस लगाते हैं, ये एक डायमेंशनलेस है, तो अभी बोला हमने कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, उसके पूरा का डायमेंशन, अगर साइन अगर ऐसा भी लिखा हुआ है 5x माइनस 3t, तो ये पूरा का डायमेंशन 1 है, और इसके जो बॉक्स के अंदर फंक्शन है उसका डायमेंशन भी 1 होता है, दे आर डायमेंशन लेस ऑलवेज, साइन कॉस टेन कुछ भी हो, तो ये पूरा का डायमेंशन 1 लिख देंगे। इसका तो 1 इक्वल टू a टू द पावर n इंटू 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते। अब हमको क्या चाहिए दोस्त, हमको चाहिए n का वैल्यू, तो मैं क्या कर सकता हूँ मालूम है, 1 की जगह पे a टू द पावर 0 भी तो लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, लिख सकते हैं, तो n इक्वल टू 0 आ जाएगा, कंपेयर कर दो तुम, ठीक है, ये चीज यहाँ पे की हुई है ना, तो ऐसे भी कर सकते हैं, देख सकते हैं, कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। अब ये देखो, द इक्वेशन ऑफ द स्टेशनरी वेव, स्टेशनरी वेव क्या होती है तो मैं नहीं पता, पर छोड़ो, बस एक इक्वेशन दी हुई है, हमको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, कौन सा स्टेटमेंट गलत है, चलो देखते हैं। अब ध्यान से देखो, इसमें सब आपस में मल्टीप्लाइड फॉर्म में है, तो इस पूरे का डायमेंशन मस्ट बी इक्वल टू y होना चाहिए। अब y क्या है, एक डिस्प्लेसमेंट, तो y इक्वल टू l होना चाहिए। कोई भी साइन फंक्शन या कोसाइन फंक्शन का डायमेंशन लेस होना चाहिए, मतलब दैट मस्ट बी इक्वल टू 1, इसका मतलब साइन और ये पूरा फंक्शन 1 होगा, कॉस और ये पूरा फंक्शन 1 होगा, और 2 itself a number so it has dimensionless, so 2a equal to y, it means a equal to y, because ये सब तो dimensionless होते हैं trigonometric functions, okay, so 2a equal to y, 2 is a number so you can ignore 2, a equal to y, so a must be equal to dimension of y, okay। अब चेक करते हैं और क्या क्या ऑप्शन है, द यूनिट ऑफ सी टी इज सेम एज दैट ऑफ लैम्डा, गलत, हो भी सकता है नहीं भी सकता, ट्राई करते हैं,
बोल रहा है कि ct इज सेम, ct और लैम्डा का डायमेंशन सेम है, यहाँ बोल रहा है। अब ध्यान से देखो, ct और लैम्डा अगर आपस में ऐड किए होते या सब्ट्रैक्ट फॉर्म में तो 100% दे मस्ट हैव सेम डायमेंशंस, बट ऐसा नहीं है, ये डिवीजन फॉर्म में है, तो फिर भी चेक करते हैं। अब ध्यान से देखो, ये पूरे जो साइन फंक्शन है, ये इसका डायमेंशन 1 होना चाहिए, और साइन जिसका फंक्शन है, साइन 30 डिग्री या साइन 40 डिग्री जैसा होता है ना, उस जगह पे क्या लिखा हुआ है, 2 पाई सी टी अपॉन लैम्डा। तो साइन जिसका फंक्शन है ये भी क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। इसका मतलब ये होता है, अगर इस क्वेश्चन में अगर मैं चेक करूं तो साइन 2 पाई सी टी अपॉन लैम्डा, अब ये पूरे का डायमेंशन 1 होता है, और ये जिसका फंक्शन है उसका टोटल डायमेंशन भी 1 होता है, मतलब 2 पाई सी टी अपॉन लैम्डा मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशन लेस 1। तो सी टी इक्वल टू लैम्डा, 2 पाई इज नंबर, डायमेंशन लेस सी है, तो सी टी और लैम्डा का डायमेंशन सेम होना ही पड़ेगा, तो ये सही है। तो ऑप्शन नंबर ए। लेकिन हमको क्या खोजने बोला है, रॉन्ग, राइट है ये, लेकिन हमें रॉन्ग खोजना है, ठीक है, ये मत मार देना। अच्छा, द यूनिट ऑफ 2 पाई सी अपॉन लैम्डा इज सेम दैट ऑफ 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा टी। ठीक है, जो चेक कर लेते हैं ना, याद क्या करना, चेक कर लेते हैं। The unit of 2 pi c upon lambda is same as that of 2 pi x upon lambda t। तो चेक कर लो, 2 pi c upon lambda, इसका डायमेंशन क्या होगा, 2 pi जो नंबर, तो c upon lambda। ओके, व्हाट इज c, स्पीड, दैट इज lt minus 1। व्हाट इज lambda, लेंथ, कट गया, मतलब t minus 1। ये आ गया 2 pi c upon lambda का डायमेंशन। नेक्स्ट क्या है, 2 pi x upon lambda t, इसका डायमेंशन निकालते हैं, 2 pi x अपॉन लैम्डा टी, इसका डायमेंशन चेक करते हैं। 2 पाई जो नंबर काटो, x क्या है लेंथ, लैम्डा क्या है लेंथ, t क्या है टाइम, कट गया, 1 बाई टी आ गया, मतलब t माइनस 1। सही है ना, चेक कर लेते हैं। ओके, तो 2 पाई x अपॉन लैम्डा टी, इसका डायमेंशन तो हमारा अलग आया है दोस्त, इसका डायमेंशन आया है 2 पाई x अपॉन लैम्डा टी t माइनस 1, और c अपॉन लैम्डा का भी t माइनस 1। ओके, मतलब दोनों का सेम डायमेंशन है, तो a और c और ट्रू है। The unit of x is same as lambda, it's correct because x is measured in meters, lambda is measured in meters. So a, b, c, these are correct options. So d must be incorrect. The unit of c upon lambda is same as, नहीं, ये गलत है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन हम लोग ट्राई कर सकते हैं। तो और भी बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं, मैं एक और क्वेश्चन लूंगा, जितने ज़्यादा क्वेश्चन लेंगे उतना ज़्यादा सीखने मिलेगा। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे डायमेंशन एनालिसिस से नया फिजिकल फॉर्मूला डेराइव कैसे करते हैं, ठीक है। एक एक क्लास में छोटा सीखते हैं तो बेटर आएगा, समझ में आएगा, और मोर नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स लेते हैं। मैं चाहता तो मैं 1-2 एग्जाम्पल लेके पूरा कंप्लीट कर सकता था, लेकिन उसमें कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो कुछ अच्छे क्वेश्चन एक और ट्राई करते हैं, कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन, मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बताया, अब एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन खोजते हैं दोस्त, देखते हैं। ये पीडीएफ को शेयर हो जाएगा, हर चैप्टर का पीडीएफ मिल जाएगा आपको, वो कोई बड़ा बात नहीं है, वो हमारे मॉड्यूल में भी लिखा हुआ है। जैसे ये एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34। अब ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा डिफिकल्ट होगा आपके लिए। यहाँ पे देखो, i इक्वल टू ए टी स्क्वायर ई टू द पावर माइनस बी अपॉन के टी, ये एक रिचर्डसन इक्वेशन है। द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए बी स्क्वायर इज सेम दैट ऑफ, बस ये पूछा है, ट्राई करते हैं। आज i इक्वल टू ए टी स्क्वायर e to the power minus b by kt। ऑप्शंस क्या है चेक करें, ऑप्शंस हैं द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए बी स्क्वायर, चलो चेक करते हैं, ए बी स्क्वायर, इसका डायमेंशंस निकालनी है, सेम बुद्धि लगाएंगे, ठीक है। बाकी कुछ बोला नहीं है, कौन सा क्या है हमको नहीं पता, मान लेते हैं आई करंट है, अब क्या मानूं जब कुछ बोला ही नहीं, जो भी हो
इतना पता है कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या स्टेट करता है कि इसका डायमेंशन और इस पूरे का डायमेंशन सेम होना चाहिए, क्योंकि सिंगल टर्म में मल्टीप्लाइड फॉर्म में। लेकिन ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो ये जो इंडिविजुअली जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, e टू दी पावर फंक्शन कोई भी, इसका डायमेंशन होना चाहिए 1, और वो जिसका पावर है जैसे e टू दी पावर माइनस बी अपॉन के टी, तो ये इसका वैल्यू भी होना चाहिए 1, बिकॉज ये भी डायमेंशन लेस होता है हमेशा। सो बी बाई के टी मस्ट बी इक्वल टू 1। जैसे b कितना आ जाएगा के टी, नेक्स्ट हमें a चाहिए। अब a कैसे आएगा, इतना पता है कि ये तो डायमेंशन लेस हो गया 1, तो फाइनली क्या बचा a इक्वल टू ए टी स्क्वायर डॉट 1, राइट। तो यहाँ से अगर मैं a निकालूंगा तो i अपॉन टी स्क्वायर, ठीक। तो a का डायमेंशन होगा i अपॉन टी स्क्वायर। हमें क्या पूछा था, ए बी स्क्वायर, सो a का जगह पे i अपॉन टी स्क्वायर और b स्क्वायर का जगह पे के स्क्वायर टी स्क्वायर। b की डायमेंशन पुट किया, टी स्क्वायर कट गया, i के स्क्वायर। सो डायमेंशन ऑफ ए बी स्क्वायर शुड बी इक्वल टू i के स्क्वायर, मतलब ऑप्शन सी, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन लेंगे बस। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी था। तो नेक्स्ट डायमेंशन एनालिसिस में कॉन्फिडेंस आएगा। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का डायमेंशन एनालिसिस होगा। मैं बहुत स्लो दे रहा हूँ यहाँ पे बातें, धीरे थोड़ी करके। चाहता तो मैं एक ही वीडियो में सारे टॉपिक कवर कर लेता, लेकिन वो होता है जिन्हें ऑलरेडी कुछ आता है। जो नए बच्चे होते हैं उनको धीरे धीरे ही सीखना चाहिए, मोर नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स ऐड करना चाहिए अपने कॉन्सेप्ट्स में, डिफरेंट वैरायटी के। देखता हूँ और कोई क्वेश्चन मिलता है। हम इसके बाद और 2 वीडियो सीखेंगे, एक वीडियो में डायमेंशन एनालिसिस करेंगे और एक वीडियो में एरर करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में भी हम कवर कर रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन एनालिसिस और उसके क्वेश्चन। जैसे ये देखो, ये एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। With the usual notations, the following equation st u plus half a 2t minus 1, यह है क्या मालूम है? This is the displacement in the nth second। तो बहुत सारे बुक में लिखा रहता है कि चेक करो कि क्या ये फिजिकली करेक्ट, डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं, ठीक है। कोई भी इक्वेशन जो होता है ना, फिजिकली करेक्ट है कि नहीं ये हम नहीं पता कर सकते, क्योंकि उसके सामने का जो कांस्टेंट होता है वो 2, 3, 4 या कुछ 2 पाई वटेवर, वो डायमेंशनली चेक नहीं हो सकता, ठीक है। तो हम लोग जनरली डायमेंशनली करेक्ट ही चेक करते हैं, ठीक है। तो आओ कोशिश करते हैं क्या ये सही है क्या। तो अब यहाँ पे खेल क्या है, ये इसका मतलब समझना बहुत जरूरी है। दिस इज डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड और tth सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द बॉडी इन द tth सेकेंड, तो इसका डायमेंशन होगा क्या। तो डिस्टेंस नहीं है, दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन द tth सेकेंड। तो इसका अगर कोई डायमेंशन निकालेगा तो वो होगा L अपॉन टी। वो समझ में तो आ नहीं रहा होगा, तो उसको अच्छे समझते हैं तो समझ में ज़्यादा आएगा। जैसे हमें पता है डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये होती है, ठीक है। तो अगर मान लो कोई बंदा n सेकेंड में इतना डिस्प्लेसमेंट किया, तो उसका डिस्प्लेसमेंट इन n सेकेंड क्या होगा, n सेकेंड। समझ में ना आए तो लिखो, मान लो ये 3 सेकेंड, तो क्या होगा u इंटू n प्लस हाफ ए एन स्क्वायर। फिर वो बंदा 4 सेकेंड में इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 4 सेकेंड में, इसको हम बोल सकते हैं n प्लस 1 सेकेंड, ठीक है ना। तो उसको अगर सॉल्व करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट इन नेक्स्ट 1 सेकेंड वो क्या होगा, मतलब टोटल 4 सेकेंड, तो क्या होगा u इंटू 4 होगा या u इंटू एन प्लस 1 प्लस हाफ ए एन प्लस 1 स्क्वायर, दिस इज टाइम ना।
तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि 3 सेकंड में उसने मान लो 5 मीटर गया और टोटल 4 सेकंड में मान लो 8 मीटर्स गया, तो 3 सेकंड से 4 सेकंड का जो ड्यूरेशन है वो तो 1 सेकंड का है। द ड्यूरेशन बिटवीन 4 सेकंड एंड 3 सेकंड इज द 1 सेकंड। ये 1 सेकंड में वो कितना ट्रैवल किया? तुम बोलोगे बहुत सिंपल है, उसने 4 सेकंड में 8 मीटर्स ट्रैवल किया, 3 सेकंड में 5 मीटर, तो जो बीच का 1 सेकंड ड्यूरेशन था 3 से लेके 4 के बीच में, उसमें उसने ट्रैवल किया होगा 8 minus 5 3 meters. So this 3 meter is the displacement in the nth second बोल सकते हैं, या लास्ट का ड्यूरेशन का 1 सेकंड। ओके, तो ट्राई, अगर तुम उसको माइनस कर दो s plus 1 minus sn, you will get result like this। उसके ऊपर मिला होगा u plus, यहाँ पे ये रिजल्ट लिखा था ना मैंने, यहाँ पे ये देखो ये वाला u plus हाफ है 2n minus 1, ये दिस इज द डिस्प्लेसमेंट इन द nth सेकंड। ठीक है, अब ये एक्चुअली दिखने में तो इनकरेक्ट लगेगा आपको, क्यों? देखो, अगर तुम सॉल्व करो इसको, डिस्प्लेसमेंट इन द nth सेकंड, एक्चुअली ये है क्या? 1 सेकंड में किया गया डिस्प्लेसमेंट। अब वो 1 सेकंड क्या था? 3 सेकंड और 3 सेकंड और 4 सेकंड के बीच का 1 सेकंड का ड्यूरेशन। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट इन द 4th सेकंड, इसका क्या मतलब? अगर लिखा हुआ है डिस्प्लेसमेंट इन द 4th सेकंड, इसका क्या मतलब हुआ कि 3 सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया और टोटल 4 सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया, उसके बीच का 1 सेकंड का ड्यूरेशन है 4th सेकंड। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट इन द 4th सेकंड, बेसिकली द डिस्प्लेसमेंट इन द 1 सेकंड, but it is to be said the displacement done by the body in the 4th second, 4th not 4। okay, so कैसे लिखेंगे? displacement in the 4th second, s4 minus s3, displacement in 4 second minus displacement in 3 second। तो उसको ऐसे लिखते हैं, displacement in the nth second is u plus half 2n minus 1 into a। ये आएगा, सॉल्व करके देख सकते हो, ये दोनों को माइनस कर गेट दिस रिजल्ट। अब ध्यान से देखो, इसका डायमेंशन l है, डिस्प्लेसमेंट है, u है वेलोसिटी, इसका डायमेंशन है lt माइनस 1, ये नंबर है, छोड़ो इसको, ये है a है एक्सेलरेशन, तो l बाई टी माइनस 2, ये मल्टीप्लाइड किया हुआ है 2n से, 2 एक नंबर है, n क्या है? एक सेकंड है, मतलब टाइम है, तो उसको मैं t लिख सकता हूँ। तो अगर तुम सॉल्व करके देखोगे दोस्त, तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि इसका डायमेंशन तो एल टी माइनस 1 आ रहा, इसका डायमेंशन भी एल टी माइनस 1 आ रहा, लेकिन इसका डायमेंशन तो एल आ रहा। मतलब हुआ राइट हैंड साइड का जो दो फिजिकल जो टर्म लिखे गए हैं, इनका डायमेंशन और लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन मैच नहीं कर रहा। तो ऐसा लगेगा लोगों को ये गलत है, बट ऐसा नहीं है। अगर तुम बहुत ध्यान से देखो तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है, ये 1 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट है। तो उसको अगर तुम ये u जो है ना, इसको एक्चुअली तुम चाहो तो 1 सेकंड से मल्टीप्लाई कर सकते हो अगर चाहो तो, और यहाँ भी a डॉट 1 सेकंड लिख सकते हो 2n माइनस 1। अगर अब इसको सॉल्व करो u इंटू 1 सेकंड, बिकॉज दिस इज द डिस्प्लेसमेंट इन द 1 सेकंड। ठीक है, तो u जो होगा वो lt माइनस 1 होगा, और ये 1 सेकंड मतलब डायमेंशन ही तो ये टाइम ही है 1 सेकंड, तो यहाँ पे टाइम बैठ सकता है, तो देखो l आ जाएगा। सिमिलरली इसको तुम सॉल्व करो, इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लो, तो ये एक टाइम है और ये एक्सेलरेशन है और ये 1 सेकंड है, मतलब ये भी एक डायमेंशनरी टाइम है। तो अगर तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ भी l आ जाएगा, l बाई टी स्क्वायर, और ये 1 सेकंड मीन्स t, और अंदर से एक मल्टीप्लाई होगा नंबर, मतलब सेकंड टाइम n सेकंड, वो भी t, तो ये भी l आएगा। तो एक्चुअली ईच टर्म का डायमेंशन l है, इसीलिए दिस इज ऑल्सो करेक्ट इक्वेशन। तो ऐसा दिखने में नहीं लगता, बट ये है, बिकॉज दिस द डिस्प्लेसमेंट डन बाय अ पार्टिकल between any two interval that is equal to 1 second. So this is the displacement in the nth second. Okay, इसको और डिटेल में सोचना, वरना है तो यू कैन आस्क योर डाउट, फिर से बता देंगे। ठीक है, ये ठीक इम्पोर्टेंट है। तो और एक फटाफट मैं ट्राई कर लेता हूँ एक,
और कुछ खास तो मिल नहीं रहा। डायमेंशन एनालिसिस से न्यू रिलेशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। एक क्लास में मैं एक ही चीज़ सिखाना पसंद करता हूँ जिससे टाइम मिले प्रोसेस करने का। ये क्लास इक्वेशन करके दिखाता हूँ मैं, जो IIT स्क्रीनिंग में आया हुआ है। P इक्वल टू अल्फा बाई बीटा e to the power minus alpha z by k theta। ओके, हमसे पूछा है, बाकी बोल दिया, P is a pressure, Z is a distance, K is a Boltzmann constant and theta is temperature, the dimension formula of beta। ओके, सो हमें इस बीटा का डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है। बहुत आसान है। P है प्रेशर, तो पहले इसका डायमेंशन लिख लेते हैं। प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स होता है ml t-2, एरिया होता है l स्क्वायर, तो ml -1 t-2, ये हो जाएगा डायमेंशन ऑफ प्रेशर। अल्फा बाई बीटा, अल्फा का डायमेंशन भी नहीं पता, बीटा का डायमेंशन भी नहीं पता। अब क्वेश्चन होता है, इतना पता है कि दिस इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो इस पूरे का डायमेंशन 1 होना चाहिए। अभी सीखा हम लोगों ने, कोई भी एक्सपोनेंशियल, कोई भी लॉगरिथमिक फंक्शन जो होता है उसका डायमेंशन 1 होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का टोटल डायमेंशन भी 1 होता है। इसका मतलब आई कैन राइट दैट इज इक्वल टू 1। सो अल्फा बाई बीटा आई कैन राइट इक्वल टू प्रेशर, यानी ये वाला P। ये इक्वेशन तो बन गया। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, हमें चाहिए, अगर बीटा निकालना तो अल्फा मालूम होना चाहिए, तो दूसरा ये कर सकते हैं कि जो एक्सपोनेंशियल का जो पावर है ये भी डायमेंशनलेस होना चाहिए हमेशा, अल्फा जेड बाई के थीटा। अब यहाँ से अगर तुम अल्फा निकाल लो तो वो क्या होगा, के थीटा बाई जेड। अब यहाँ से इन दोनों को सॉल्व कर सकते हैं, तो अल्फा बाई बीटा इज पी, तो यहाँ से बीटा निकाल देंगे तो अल्फा बाई पी। अल्फा क्या होता है, के थीटा बाई जेड इंटू पी। ये हो गया डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ बीटा। लेकिन अभी हमें डायमेंशंस पुट करनी है। अब देखो ध्यान से, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का डायमेंशन मैंने लास्ट लेक्चर में सिखाया था, वो चाहो तो याद कर सकते हो या फिर डिराइव कर सकते हो। लेकिन मैंने बोला था कि जो एनर्जी होता है वो हमेशा k इंटू बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इंटू टेम्परेचर होता है। तो बहुत ध्यान से देखो, k इज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और थीटा इज द टेम्परेचर एज पर क्वेश्चन। सो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और टेम्परेचर जब भी मल्टीप्लाई होगा तो वो डायमेंशनल एनर्जी होगा। तो आई कैन पुट k थीटा का जगह पे एनर्जी बाई j इंटू पी। अब एनर्जी क्या होता है, ml2 t-2। एनर्जी और फोर्स तो बहुत काम का डायमेंशन। जेड क्या होता है, लेंथ, बिकॉज डिस्टेंस बोला है। पी क्या है, प्रेशर, जिसका डायमेंशन मैंने अभी यहाँ पे निकाला है, ml-1 t-2। तो ml-1 t-2। आप आराम से इसको सॉल्व कर लो, देख लो, देखो mm कट गया, ठीक है, ये ll मर गया। तो ऐसे इसको सॉल्व कर लो तो आपको मिल जाएगा आंसर। तो एक यहाँ पे एल स्क्वायर बच गया और ये भी कट गया, अजीब है, ये कट गया। तो ऐसे इसका डायमेंशन निकल जाएगा। चेक कर लेते हैं क्या है, ये हो सकता है ए, देख लेना करके एक बार ट्राई। तो इस तरह हम लोग ये डायमेंशन कर लोगे। नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे डायमेंशन एनालिसिस के हेल्प से बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन या इक्वेशंस फॉर्म करना। ओके, सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।